अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा आज का जो टॉपिक है उसकी आउटलाइन ये आपके सामने है। आज हमने बात करनी है ल्यूकोसाइट्स के बारे में, प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस के बारे में, ल्यूकोपोइसिस के बारे में, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, ऑप्सोनाइजेशन, फेगोसाइटोसिस, इन्फ्लेमेशन। लेट मी टेल यू कि इन सब चीज़ों का यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, बहुत ज़्यादा तफसील से एक्सप्लेन नहीं की गई हैं। क्योंकि ये सिस्टमेटिक वाइज जब एक्सप्लेन होगा, जब सिस्टम्स एक्सप्लेन होंगे तो फिर इनका सही से आपको पता चलेगा और फिर सही डीपली एक्सप्लेन होंगे। और कुछ बातें जैसे कि इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन को पैथोलॉजी में सही से एक्सप्लेन किया गया है, जो कि आप बाद में जाके पढ़ेंगे। इन्फ्लेमेशन इटसेल्फ तकरीबन 3-4 घंटों का टॉपिक है, सिर्फ अकेला इन्फ्लेमेशन। इस वजह से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसको इंट्रो करवाया गया है उस टॉपिक का। वाइट ब्लड सेल्स के बारे में हमने लास्ट टाइम भी बात की थी। अब हम थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करेंगे कि वाइट ब्लड सेल्स हैं कहाँ से बन रहे हैं, ब्लड में उनका क्या काम है, उनकी कितनी टाइप्स और उनकी कितनी परसेंटेजेस हैं। देख सकते हैं आप, मोबाइल यूनिट्स ऑफ बॉडीज़ प्रोटेक्टिव सिस्टम है बोन बेनों में और लिम्फ टिश्यूज़ में बन रहे हैं। एंड आफ्टर फॉर्मेशन दे आर ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी वेयर दे नीड। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कोई आपको समझना है। अब ये देख लेंगे टाइप्स कौन कौन से हैं। पोलीमॉर्फो न्यूक्लियर ग्रेनुलोसाइट्स हैं। ये जो ग्रेन्यूल्स हैं इसमें एक्चुअली यही सबसे ज़्यादा काम की चीज़ हैं। ये ग्रेन्यूल्स जो हैं ये जब बाहर निकलते हैं ऑन एनी काइंड ऑफ सिग्नल्स, कुछ सिग्नल्स मिलते हैं WBCs को, जैसे कि इम्यून सिस्टम से, जैसे कि कोई एंटीबॉडीज से सिग्नल मिलते हैं, जैसे कि MHC1 से सिग्नल्स मिलते हैं, जैसे कि इंटरल्यूकिन से सिग्नल मिलते हैं कि यहाँ पे इन्फेक्शन है, प्लीज़ यहाँ पे आइए। और जो वो वहाँ पे जाती हैं और वहाँ पे फिर वो डीग्रेनुलेट होते हैं, अपने आप को तोड़ते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, डीग्रेनुलेट होते हैं और अपने सारे ग्रेन्यूल्स को उस जगह पे जहाँ पे उनको रिक्वायर्ड है वहाँ पे छोड़ देते हैं। और फिर वो जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो एक्ट करते हैं एज योर डिफेंसिव सिस्टम और आपको डिफरेंट काइंड ऑफ बैक्टीरिया से बचाते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करके या फेगोसाइटोस करके। जो पोलीमॉर्फो न्यूक्लियर ग्रेनुलोसाइट्स हैं उनकी टाइप्स भी पढ़ लीजिए, और जो ग्रेन्यूल्स के बगैर हैं उनकी टाइप्स भी पढ़ लीजिए, क्योंकि जो ग्रेन्यूल्स के बगैर हैं उनका काम करने का जो स्टाइल है वो डिफरेंट है, वो डीग्रेनुलेट नहीं होते। उसके बारे में भी हम अभी थोड़ी देर बाद उनके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन आप ये देख लीजिए कि वो डीग्रेनुलेट नहीं होंगे, वो इसी तरह ही से काम करेंगे, वो एक्चुअली डिफरेंशिएट होते हैं। लेकिन उनके बारे में मैं अभी यहाँ बात नहीं करना चाहता कि आप कंफ्यूज ना हो जाए। एक्चुअली न्यूट्रोफिल्स को न्यूट्रोफिल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक न्यूट्रल डाई से स्टेन होते हैं, ठीक है। दैट्स वाई उनका नाम हमने न्यूट्रोफिल्स रख दिया था। और इनको स्टेन करने के लिए हिमोक्टिसिलिन और ईओसिन H&E कहते हैं हिस्टोलॉजी में, और साइटोलॉजिकल प्रिपरेशंस कहते हैं उनको। उससे ये डाई होते हैं और उनसे ये हमें नज़र आते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। जो बेजोफिल्स के बारे में बात करें तो बेजोफिल्स कहा जाता है कि ये डार्क ब्लू डाई से स्टेन होते हैं, इसलिए उनको बेसिक डाई भी कहा जाता है, इसलिए उनको हम बेजोफिल्स कहते हैं। और जो ईओसिनोफिल्स हैं उनको हम ये कहते हैं कि ये ईओसिन ब्राइट रेड, जिसे हम कहेंगे ब्राइट रेड से स्टेन होते हैं, दैट्स वाई इनका नाम ईओसिनोफिल्स है। वैसे आपको न्यूट्रोफिल्स को अगर आप देखें तो वो न्यूट्रल पिंक कलर के आपको नज़र आते हैं, ठीक है। और क्यों इनको पोलियोमॉर्फिक न्यूक्लियर सेल्स क्यों कहा जाता है, इसलिए क्योंकि इनके जो न्यूक्लियस हैं उसके 2 to 5 लोब्स होते हैं, ठीक है। और इनके अलग अलग से इनके फंक्शंस क्या हैं वो हमने आज पढ़ने हैं और हम उसको बारे में आगे बात करेंगे। मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स जो है वो बी लिम्फोसाइट से निकल रहे हैं, और प्लाज्मा सेल्स दे डिफरेंशिएट इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ एंटीबॉडीज, IgG। और आपको पता ही है जितनी भी एंटी बॉडीज़ की टाइम्स हैं, जिनको हम IgG भी कहते हैं, IgA भी कहते हैं, IgM भी कहते हैं, IgE भी कहते हैं, IgD भी कहते हैं। तो वो जो एंटीबॉडीज़ की टाइप्स हैं उनमें अपने आप को डिफ्रेंशिएट करते हैं। लिम्फोसाइट्स हैं, लिम्फोसाइट्स में CD8 लिम्फोसाइट, CD4 लिम्फोसाइट्स जो हमारे डिफेंसिव सिस्टम में काम आते हैं। साइटोटॉक्सिक T लिम्फोसाइट्स हैं। ये T लिम्फोसाइट्स हमारी एडेप्टिव इम्यूनिटी का हिस्सा है, उसके बारे में भी आगे से मैं आगे बात करूँगा आपसे, ठीक है। और ये मोनो न्यूक्लियर हैं, ये पोलीमॉर्फो न्यूक्लियर नहीं है, इनके लोब्स नहीं हैं, ठीक है। ये मेरे ख्याल से ये उन्होंने एक बड़ा अच्छा सा निमोनिक बनाया है, नेवल एंड मंकीज ईट बनानास। इसको आप देख लीजिए और इसे आपको परसेंटेजेस आपको याद रखनी है। मुझे कभी ये परसेंटेजेस याद नहीं रही। एंड लेट मी टेल यू कि एग्ज़ाम अगर मैं लूँगा और अगर मैं रिटर्न आपको बनाऊँ या वाइवा लूँ तो मैं कभी आपसे ये परसेंटेजेस नहीं पूछूंगा, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट होना ये बस पता होना ज़रूरी है कि सबसे ज़्यादा वाइट ब्लड सेल्स जो है वो न्यूट्रोफिल्स होते हैं,
और इनकी ये छोटी परसेंटेजेस याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मुझे भी याद नहीं रहती और मेरे ख्याल से ये इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, आपको मेन बातें पता होना ज़रूरी हैं। ग्रेनुलोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स ये प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को बाय फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस ना एक कंप्लीट प्रोसेस है जिसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह से एक्ट करते हैं और फेगोसाइटोसिस का अमल किस तरह से जारी रहता है और इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो यूज़ होते हैं और किस तरह से फेगोसाइटोसिस में फेगोलाइसोसोम का जिक्र है। और मतलब हम इसको आगे, मेरे ख्याल से मुझे आइडिया नहीं है कि आगे ये किस हद तक एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन जितना भी एक्सप्लेन किया गया होगा, क्योंकि फेगोसाइटोसिस पे अगर अकेले बात की जाए तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, इसलिए मैं सिंपल, मेरे ख्याल से आगे रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सिस्टम की बात हुई है तो उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा बहुत फेगोसाइटोसिस को भी जिक्र कर दूंगा मैं, ताकि ये ना हो कि मैं इसके बारे में ज़्यादा बात कर लूँ और फिर लेक्चर का सारा टाइम इसमें निकल जाए। कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट वाइट ब्लड सेल्स, ये हमने पहली बात कर ली है, इसको आपने देख लीजिएगा। अच्छा, अब आगे हम बात करते हैं डायबिटीज़ की। WBCs मूव बाय सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। डायबिटीज़ को हम एक्चुअली माइग्रेशन का नाम भी देते हैं, डायबिटीज़ को एक्चुअली हम एक्स्ट्रावाइजेशन का नाम भी देते हैं। डायबिटीज़ बेसिकली है क्या, सिर्फ इस पे मैं ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर ज़्यादा लंबी बात हो सकती है, लेकिन मैं इसको शॉर्ट करके जिक्र करता हूँ। एक्चुअली 3-4 प्रोसेसेस हैं जिसके थ्रू, देखें आपका वाइट ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल है या प्लेटलेट्स है, कहाँ हैं वो पड़े हुए हैं आपके वो आपकी वेजल्स में मूव कर रहे हैं, ठीक है, वेजल्स में मूव कर रहे हैं और वो आपके खून का हिस्सा हैं। वो आपके टिश्यूज़ में तो नहीं है ना, वो आपके इंटरस्टिशियल टिश्यूज़ में तो नहीं है ना, वो आपकी विजरास में तो साब बाहर पेरेंकाइमा के, विजरा के पेरेंकाइमा में तो नहीं घूम रहे हैं ना, कहीं उसकी एक्स्ट्रावाइजेशन तो नहीं हुई हुई है ना, वो वेजल्स के अंदर हैं। इन्फेक्शन अगर मुझे वेजल के बाहर किसी, मेरा टिश्यू डैमेज हुआ है, मेरे सेल्स जो हैं, जो मेरे डिफेंसिव सेल्स हैं, इम्यून सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, जितने भी सेल्स हैं, ये फिर तो मेरी आर्टरीज या वेन्स के अंदर रहे हैं, तो मैं कैसे, या लिम्फ वेजल्स के अंदर रहे हैं, तो मैं कैसे इनको टिश्यूज तक पहुंचाऊंगा? मैं इनको मेरी बॉडी इनको माइग्रेट करवाएगी उन टिश्यूज तक। उन माइग्रेशन के लिए इनका एक्स्ट्रावजेट होना ज़रूरी है, मींस उन वेजल से एक्स्ट्रावजेशन होना ज़रूरी है, उन वेजल से इनका बाहर निकलना ज़रूरी है, ठीक है। उन वेजल से निकलेंगे तो टिश्यू तक पहुंचेंगे और अपना काम कर सकेंगे। इस चीज़ का नाम डायबिटीज है, इस माइग्रेशन के प्रोसेस का नाम डायबिटीज है, और ये बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना ही जिक्र किया गया है, इससे ज़्यादा अगर कोई जिक्र होगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। लेकिन डायबिटीज का यहाँ तक आपको इतना पता होना बहुत ज़रूरी है कि डायबिटीज इस चीज़ का नाम है कि जब टिश्यू डैमेज होगा और डिटेक्ट करेंगे आपके वाइट ब्लड सेल्स के बाहर टिश्यू डैमेज हो गया है, तो वो अपने आप को वेजल के बीच में से निकालेंगे और कुछ कोलेजिनेजेस की मदद से वेजल का एक टुकड़ा काटेंगे। कोलेजिनेजेस जो हैं वो कोलेजन काटते हैं, CD55, वो कोलेजन काटते हैं, थोड़ा सा रप्चर करते हैं उस वेजल को और अपने आप को माइग्रेट करवा देते हैं, बाहर निकाल देते हैं टिश्यू में, ठीक है। और फिर जब वो टिश्यू में अपने आप को निकालते हैं तो फिर कीमोटैक्सिस की मदद से वो अपने आप को, देखें मेरी, आप ये देखें कि टिश्यू में मैंने एक WBC को निकाल दिया जिसने जाके इन्फेक्शन से लड़ना था, मैंने मैक्रोफेज को निकाल दिया, न्यूट्रोफिल को निकाल दिया, उसने जाके उस बैक्टीरिया से लड़ना था, उसको उसको क्या करना था, फेगोसाइटोज करना था, उसको अपने अंदर डाइजेस्ट करना था। फेगोसाइटोज का यही मतलब एक्चुअली, वो डाइजेस्ट करते हैं, खा लेते हैं, लिटरली वो उसको खा लेते हैं और फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। इसको आगे एक्सप्लेन करूंगा मैं फेगोसाइटोसिस को, ठीक है। वो खा के उसको अंदर डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसके अंदर एक फेगोसोम होगा, वो फेगोसोम के अंदर जाएंगे, फिर लाइजोसोमल टिश्यूज पड़े होंगे, वो लाइजोसोमल टिश्यूज जो हैं वो लाइसिस करवा देंगे उस बैक्टीरिया का और बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इस तरह आपका डिफेंसिव सिस्टम आपको बैक्टीरिया से बचा लेगा, ठीक है। तो कीमोटैक्सिस ये है कि फॉर एग्जांपल एक टिश्यू में मेरा सेल निकल गया है WBC, उसको कैसे पता चलेगा कि वो इन्फेक्शन पड़ा हुआ है? वो तो कहीं भी चला जाएगा। मेरे फॉर एग्जांपल अब मेरी बाएं उंगली पे, मैं ये कहता हूं कि मेरी बाएं हाथ की लिटिल फिंगर पे इन्फेक्शन है, डायबिटीज हो गया, माइग्रेशन हो गई,
WBC को कौन बताएगा कि लिटिल फिंगर के डिस्टल इंटरफ्लेंजुअल जॉइंट पे इंफेक्शन है या प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजुअल जॉइंट पे इंफेक्शन है? कीमोटैक्सिस के थ्रू वो वहां पहुंचेंगे। WBC अंधा होता है, लेकिन WBC के कुछ स्मेल करने के लिए चीजें होती हैं, वो दो चीजों को स्मेल करता है जिनका यहाँ पे जिक्र नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। कुछ प्रोटीन्स हैं, जैसे एक प्रोटीन का नाम है एन फॉर्माइल मैथ्योनिन अमाइनो एसिड। ठीक है, ये जो एन फॉर्माइल मैथ्योनिन अमाइनो एसिड है, और एक ल्यूकोट्राइन B4 भी एक प्रोटीन है कि जो ल्यूकोट्राइन्स कहलाते हैं, उनमें उनकी क्लास में से एक B4 ल्यूकोट्राइन है। वो उस WBC को, उस अंधे WBC को एक फ्रेग्रेंस देता है कि यहां आओ, ये इंफेक्शन पड़ा हुआ है। दिस इज कॉल्ड कीमोटैक्सिस। ठीक है, ये कीमोटैक्टिक मूवमेंट टुवर्ड्स द इंफेक्शन, टुवर्ड्स दैट सेंटर ऑफ इंफेक्शन, उस तरफ जाने के अमल को कीमोटैक्सिस कहते हैं, और वो एक कीमोटैक्टिक मूवमेंट के थ्रू वहां पहुंच जाता है। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं ल्यूकोपोइसिस की। ल्यूकोपोइसिस क्या है? जैसे हेमाटोपोइसिस था, हमने उसकी बात की थी, इसी तरह ल्यूकोपोइसिस भी है। वाइट ब्लड सेल्स बनाने का अमल है जो बोन मैरो में बल रहे हैं। ठीक है, और आप ये देख सकते हैं कि वो डिपेंड करते हैं एक सूटेबल माइक्रो एनवायरनमेंट पे। ऑब्वियसली ये सारे डिपेंड करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ग्रोथ फैक्टर्स ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ों को पे डिपेंड करते हैं, इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा, जैसे इन्फेक्शन जब होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहे होते हैं, क्योंकि उसमें हमें बहुत ज़्यादा इनकी जनरेशन चाहिए। माइटोसिस के थ्रू ये अपने आप को डिफ्रेंशिएट करते हैं, या डिफ्रेंशिएशन के थ्रू भी अपने आप को डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक से दो हो जाते हैं। ये प्रोसेस है। आप यहाँ पे देख सकते हैं माइलोब्लास्ट, प्रोग्रेनुलोसाइट, और उसके बाद ये आप देख लें वाइट ब्लड सेल्स। ल्यूकोसाइट्स कितने टाइप्स के? एक ग्रेनुलोसाइट कौन कौन से हैं? लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। ग्रेनुलोसाइट कौन कौन से हैं? बेसोफिल, इयोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल। ये तीनों जो हैं ये अपने ग्रेन्यूल्स रिलीज करके अपने आप को एक्टिवेट करते हैं। एक ग्रेनुलोसाइट अपने आप को डिफरेंशिएट करते हैं इनटू समथिंग। ठीक है, डिफरेंशिएशन यही होती है एक्चुअली। माइटोसिस और डिफरेंशिएशन में फ़र्क यही है कि माइटोसिस में एक से दो सेल बनेगा, लेकिन डिफरेंशिएशन में वही सेल अपने आप को किसी और चीज़ में इवॉल्व कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल मोनोसाइट की बात करें, मोनोसाइट जब आर्टरी के अंदर, वेजल के अंदर होगा तो वो मोनोसाइट होगा, लेकिन जब वो टिश्यू तक पहुंचेगा तो वो अपने आप को डिफरेंशिएट कर देगा इनटू ए मैक्रोफेज, जो कि एक बड़े साइज का सेल है और बहुत ही इफेक्टिव फेगोसाइटिक सेल है, जिसके आगे हम बात भी करेंगे। लाइफ स्पैन ऑफ वाइट ब्लड सेल आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली मेरा इसमें एक्सप्लेन करने की कोई चीज़ नहीं है, इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा। मोनोसाइट्स, अभी मैंने आपसे क्या बात की कि मोनोसाइट्स अपने आप को मैक्रोफेजेस में बदल देते हैं जब वो अफेक्टर सेल बनता है, जब उसे एक्चुअल डिफेंसिव सिस्टम का हिस्सा बनना होता है, जब इन्फेक्शन कॉज हो जाता है और उसे जाके बैक्टीरिया को तोड़ना होता है, उसके DNA को डिस्ट्रॉय करना होता है, तब वो अपने आप को मैक्रोफेज में बदल देता है। ठीक है, यहाँ पे ये बात दिखी भी होगी। हाँ, वंस इन द टिश्यूज दे बिकम टिश्यू मैक्रोफेजेस, यू कैन सी हियर। टिश्यू, डिफरेंट टिश्यूज में मैक्रोफेजेस की डिफरेंट नेम्स हैं, जैसे लिवर में इसको कप्फर सेल्स कहते हैं, ब्रेन में इसको माइक्रोग्लाया कहते हैं। ठीक है, ये भी आपकी बुक में लिखा हुआ होगा। लिम्फोसाइट्स क्या हैं? लिम्फ वेसल्स में पाए जाते हैं, वीक्स और मंथ्स तक इनका लाइफ स्पैन है। एंटर सर्कुलेटरी सिस्टम कंटिन्यूसली फ्रॉम द लिम्फ नोड्स एंड अदर लिम्फॉइड टिश्यूज। ठीक है, और लिम्फॉइड टिश्यूज में एक और बता दूं, स्प्लीन भी लिम्फॉइड टिश्यू का हिस्सा है। आफ्टर फ्यू आवर दे पास आउट ऑफ द ब्लड बैक इनटू द टिश्यूज बाय डायपेटेसिस, यू कैन सी हियर। ठीक है, लिम्फोसाइट्स जो हैं ये आपके अडेप्टिव इम्यून सिस्टम का हिस्सा हैं। चलिए मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। आपको ये अडेप्टिव इम्यूनिटी, वैसे ये इम्यूनिटी में एक्सप्लेन करने वाली चीज़ है, लेकिन क्योंकि ये बहुत एक्सटेंसिव चीज़ है, लेकिन मैं आपको ना थोड़ा सा हल्का फुल्का टच दे देता हूँ इसका कि ये क्या चीज़ है। लेकिन जी इम्यूनोलॉजी में ना सबसे पहले डिफेंसिव सिस्टम आपकी बॉडी में, तेज़ी से मैं एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले डिफेंसिव सिस्टम आपकी बॉडी में स्किन है। ठीक है, स्किन के बाद जब आप अंदर आपके सेल में चला जाता है तो आपकी डिफरेंट लाइंस ऑफ डिफेंस हैं। ठीक है, डिफरेंट लाइंस ऑफ डिफेंस में आपके मैक्रोफेजेस भी आते हैं, डेंड्रिटिक सेल्स भी आते हैं, मैक्रोफेजेस दोबारा भी आ जाते हैं, और उसके बाद न्यूट्रोफिल्स भी आते हैं। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस ये दो ऐसे चीज़ें हैं, मतलब मैं ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि फेगोसाइटोज करके सेल को डिस्ट्रॉय करती हैं। अच्छा, ये इम्यूनिटी इनेट इम्यूनिटी है, मींस इसके लिए आपकी बॉडी हर वक्त तैयार है। मैक्रोफेजेस एंड डेंड्रिटिक सेल्स और न्यूट्रोफिल्स हर वक्त अपने आप को तैयार रखे हुए हैं
उनके लिए किसी स्पेशल प्रोसेस की जरूरत नहीं है, वो अपने आप को डिफरेंशिएट किए हुए होते हैं इनटू मैक्रोफेजेस और इनटू डेंड्रिटिक सेल्स और इनटू न्यूट्रोफिल्स। ये हर वक्त रेडी हैं, इनके लिए आपको एक स्पेशल प्रोसेस नहीं चाहिए कि इन्फेक्शन आएगा, फिर इन्फेक्शन अपने इंटेंसिटी बताएगा, फिर बॉडी रिएक्ट करेगी, फिर उसके बाद सिग्नल्स जाएंगे और फिर बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होगा और बी लिम्फोसाइट से प्लाज्मा सेल एक्टिवेट होंगे, फिर एंटीबॉडीज बनेंगे। ये सब नहीं होगा, ये हर वक्त रेडी है। मैक्रोफेज हर वक्त मोनोसाइट्स घूम रहे हैं और वो एकदम अपने आप को डिफरेंशिएट कर देते हैं और वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं बैक्टीरिया को। ठीक है, ये आपकी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनेट इम्यूनिटी। मींस ये आपकी बॉडी का परमानेंट हिस्सा है, यू डू नॉट नीड टू प्रोसेस इट। ये हर वक्त रेडी है, प्रिपेयर्ड है। ये जो प्रिपेयर्ड हिस्से हैं जिनके लिए आपको स्पेशल प्रोसेस नहीं चाहिए, इसको हम कहते हैं ये इनिट भी, हमारी बॉडी का एक नेचुरल बिहेवियर है। ठीक है, एक नेचुरल बिहेवियर है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके हार्ट का ये नेचुरल बिहेवियर है कि वो बीट करेगा, ठीक है, लेकिन आपके हाथ का ये नेचुरल बिहेवियर नहीं है कि आप उसको राइट और लेफ्ट वो सारा दिन मूव करता रहेगा। अगर आप उसको राइट मूव करवाना चाहोगे तो वो राइट मूव करेगा, नहीं तो वो नहीं करेगा। लेकिन हार्ट की ये सीन नहीं है। हार्ट का क्या चक्कर है? हार्ट का ये चक्कर है कि उसको जब मर्जी आप जो मर्जी करते रहे, आप उल्टा टंग जाए, उसने बीटिंग करनी है। उसका इनेट बिहेवियर है, उसका पैदाइशी बिहेवियर है कि उसने बीट करना है, उसने कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करना है। लंग्स का पैदाइशी बिहेवियर है कि उसने इन्फ्लेट और डिफ्लेट करना है। बट आपके हाथ का ये पैदाइशी बिहेवियर नहीं है कि वो राइट मूव करे या लेफ्ट मूव करे। जब आप चाहेंगे कि वो राइट मूव करे तो वो अपने आप को अडेप्ट करेगा और वो राइट मूव कर जाएगा, बिकॉज आपने उसको सिग्नल दिया कि तुम राइट मूव करो। ठीक है, ये अडेप्टिव है, ये एक्वायर्ड है। ठीक है, सो इनेट इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी जो होती है वो हमेशा आपके अंदर ऑलरेडी नेचुरली इन्फेस्टेड होती है, अंदर पड़ी हुई होती है। ठीक है, अच्छा, तो ये तो मैक्रोफेजेस की बात हो गई। तो मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स, ये सारी चीज़ें आपकी इनेट इम्यूनिटी का हिस्सा हैं। बट ये जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, ये अडेप्टिव इम्यूनिटी का हिस्सा होते हैं, जिसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी कहते हो। ठीक है, ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ये आप एक्वायर करते हैं थ्रू अ प्रोसेस ताकि आप उस इंफेक्शन के अगेंस्ट लड़ सकें जो इंफेक्शन आपकी इनेट इम्यूनिटी अकेले नहीं संभाल पा रही। फॉर एग्जांपल, इंफेक्शन हुआ, बहुत बैक्टीरियाज आ गए, आपके मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल्स और न्यूट्रोफिल्स बहुत उनके लिए उस बैक्टीरिया को संभालना बहुत मुश्किल हो गया है। बहुत ज्यादा बैक्टीरियाज आ गए हैं और वो ओवरवेल्म हो गए हैं काम कर करके, और वो अब उनकी एक हद से ज्यादा वो अब काम नहीं कर सकते। तो फिर वो आपकी एक्वायर्ड या एडेप्टिव इम्यूनिटी को सिग्नल देंगे कि प्लीज मेरा साथ दो, मैं नहीं कर सकता और काम, मैं इनको और ज्यादा डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। ठीक है, ये इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है, जैसे सेप्टिसीमिया है, पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल जाएगा, सिर्फ एक ऑर्गन में नहीं। कोई पेरिटोनाइटिस नहीं है, कोई कोलिसिस्टाइटिस नहीं है, कोई अपेंडिसाइटिस नहीं है। ठीक है, पूरी बॉडी का इन्फेक्शन हो जाएगा। तो फिर क्या आपकी सिर्फ इनेट इम्यूनिटी काम देगी? नहीं देगी। ठीक है, जैसे अगर स्ट्रॉन्ग इन्फेक्शन है, पूरी बॉडी को छोड़ दो, स्ट्रॉन्ग इन्फेक्शन है, जैसे कंपाइलोबैक्टर जेजनी है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है, ये एक स्ट्रॉन्ग इन्फेक्शंस हैं। ये ऐसे बैक्टीरियाज हैं, ये ऐसे बग्स हैं जो आपकी ऑर्गन्स को ईट करते हैं। जैसे कंपाइलोबैक्टर जेजनी है, ये लिटरली आपके स्टोमक को खाने लग जाता है। तो फिर एकदम आपकी बॉडी एक्टिवेट होती है कि नहीं नहीं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया है, ये इनेट इम्यूनिटी नहीं संभाल सकती। वो फॉरन एंटीबॉडीज को कहेगा आओ रिएक्ट करो, मैं इसको नहीं संभाल सकता। जैसे वायरसेस हैं, वायरसेस इतने स्ट्रांग होते हैं कि आपकी इम्यूनिटी क्या, आपकी तो अडेप्टिव भी नहीं संभाल पाती। ठीक है, क्योंकि वो आप प्रोट्रूड नहीं कर सकते डीएनए तक, क्योंकि उसकी सेल वॉल बहुत स्ट्रांग होती है वायरस की। ठीक है, सो फिर लेकिन ऑब्वियसली आउट ऑफ डेस्परेशन आपकी दोनों इम्यूनिटीज उस वक्त एक्टिवेट हो जाती हैं। तो फिर होता क्या है, बैक्टीरिया आया, आपके न्यूट्रोफिल्स ने या आपके मैक्रोफेजेस ने उनको एंगल्फ किया, जिसको हम फेगोसाइटोसिस का नाम देते हैं। एंगल्फ किया, अंदर फेगोसोम बना हुआ था, फेगोसोम ने उसको अपने अंदर एनक्लोज कर लिया। फेगोसोम ने एनक्लोज किया और साथ लाइजोसोम्स जो आपकी साइटोप्लाज्म में पड़े हुए थे, वो लाइजोसोम्स जाएंगे और लाइसिस करवा देंगे बैक्टीरिया का, और फिर उसको एक्सोसाइटोसिस से उसके टुकड़े को बाहर निकाल देंगे। अच्छा, अगर बहुत ज्यादा इंफेक्शन आ गए हैं तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि आपके जो न्यूट्रोफिल या मैक्रोफेज है वो उसको खाएगा, एंगल्फ करेगा, फेगोसाइटोस करेगा,
अंदर एंगल्फ करने के बाद एक प्रोटीन है जिसको याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, जिसको मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2 कहते हैं। MHC2 क्या करेगा, वो जो बैक्टीरिया आपने एंगल्फ किया है, ठीक है, उसके टुकड़े, एक टुकड़ा निकाल के ना एक झंडा लगा देगा, और झंडे के एक एक एक, एक फॉर एग्जांपल एक डंडे के ऊपर अगर हम झंडा लगाते हैं, आप यूं समझे कि एक डंडे के ऊपर वो टुकड़ा लगा देगा उस बैक्टीरिया का। इस ये क्यों करेगा वो, मतलब अपनी सेल वॉल के ऊपर एक डंडा फिट करेगा और उस डंडे के एज पे उस बैक्टीरिया जो उसने फेगोसाइटोस किया हुआ है, खाया हुआ है, उसका एक टुकड़ा लगा देगा। ये टुकड़ा वो क्यों लगाएगा, वो सिग्नल देगा एक्वायर्ड इम्यूनिटी को कि ये मेरे पास ये बैक्टीरिया मैंने फेगोसाइटोस किया हुआ है, एंगल्फ किया हुआ है, इसको डिस्ट्रॉय करो, मेरी हिम्मत नहीं है, मैं थक चुका हूं, मैंने बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया, मेरी हिम्मत नहीं है, अब तुम भी मेरी मदद करो। यहां फिर इंटरलीक्विन 12 जो है वो सिग्नल लेके जाएगा कि MHC2 ने, एक्चुअली कहा यह जाता है सादा लैंग्वेज में कि इंटरलीक्विन 12 कॉल मिलाता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी को, आप यूं समझिए, और टी सेल्स को ये कहता है, नाइव टी सेल्स को, जिसको CD4 भी कहते हैं, नाइव टी सेल्स को ये कहता है कि प्लीज एक्टिवेट हो जाओ। ये देखो ये MHC2 एक एक बग दिखा रहा है, एक बैक्टीरिया दिखा रहा है, अपने बांस पे उसने, अपने डंडे के ऊपर उसने एक बैक्टीरिया लगाया हुआ है, वो हमें ये दिखा रहा है कि मैं इसको नहीं कर सकता, मैं और ज़्यादा प्रोसेस नहीं कर सकता और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, आओ इसको डिस्ट्रॉय करो। फिर आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक्टिवेट होती है, आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी टी सेल एक्टिवेट होता है। टी सेल, ये टी सेल जो है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का हिस्सा है, और ये जो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स जो आपके न्यूट्रोफिल या मैक्रोफेज के ऊपर लगा हुआ था, ये आपकी इनिट इम्यूनिटी का हिस्सा है। तो अब आप देख रहे हैं कि एक कनेक्शन बना है, इनिट इम्यूनिटी और अडेप्टिव इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बीच में एक कनेक्शन बना है। अब आपने देखा कि इस प्रोसेस ने एक्वायर किया है, हायर किया है आपकी अडेप्टिव इम्यूनिटी को, ठीक है, जिसको हम एक्वायर्ड भी कहते हैं, उसको हमने हायर किया कि प्लीज आओ, अब हमसे ये काम नहीं हो रहा, ठीक है, अब आप भी हमारा हिस्सा बनो और इसको डिस्ट्रॉय करो। सो हमने एक्वायर किया है, हमने एक प्रोसेस के थ्रू उनको कहा है, सिग्नल्स दिए हैं, इंटरल्यूकिन 12 के थ्रू हमने उनको सिग्नल्स दिए हैं कि प्लीज एक्टिवेट हो जाओ और इसको भी डिस्ट्रॉय करो, ठीक है। तो फिर ये एक पूरा प्रोसेस है। मैं आपको कभी अगर इम्यूनिटी, अगर आप फिजियोलॉजी 2 पढ़ाई और इम्यूनिटी अगर मैंने आप लोगों को पढ़ाई, तो फिर मैं आपको इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा आगे। फिर ये होता है कि टी सेल्स जो है, टी सेल नाइव सेल, जिसको CD4 कहते हैं, वो नाइव इसलिए कहते हैं कि उसका कोई काम नहीं होता सिवाय ऐसे कि टी सेल नाइव जो है वो टी हेल्पर 1 सेल को एक्टिवेट करता है। टी हेल्पर 1 जो है वो थ्रू इंटरल्यूकिन 2 CD8 सेल को एक्टिवेट करता है, और CD8 सेल डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसको साइटोटॉक्सिक टी सेल भी करते हैं, वो डिस्ट्रॉय कर देता है विद द हेल्प ऑफ MHC1 इस पूरे बैक्टीरिया को जो एंगल्फ किया हुआ था मैक्रोफेज ने। सो दिस इज द कनेक्शन बिटवीन दीज टू इम्यूनिटीज। मैंने कहा थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं यहाँ पे। ये सब याद रखना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, एक प्रोसेस समझाना था, उसके लिए आपको पूरा एक्सप्लेन किया है। ये देख लीजिए कहाँ कहाँ ये सर्कुलेट कर रहे हैं और ये बैक्टीरिया को किस तरह से डिस्ट्रॉय करते हैं। यू कैन सी हियर। मैं एक एक स्लाइड को पूरा पूरा नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि अगर मैं पूरा पूरा पढ़ने लग गया तो ये लेक्चर जो है वो 1.5 घंटे का हो जाएगा। मोनोसाइट्स मैक्रोफेजेस बना लेते हैं अपने आप को, ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, आप देख लीजिए, ठीक है। आप देख लीजिए कि उसमें ये बताया गया है कि ये जो है अपने आप अपने साइज़ को बहुत बड़ा कर लेते हैं, और अपने आप को इनमें ये कैपेबिलिटी आ जाती है कि ये इन्फेक्शंस को या इन्फेक्शन एजेंट्स के अगेंस्ट अपने आप को लड़ाएं और फेगोसाइटोस करके उसको डिस्ट्रॉय करें। यू कैन सी हियर, हमने कीमोटैक्सिस की ऑलरेडी बात की थी। ये देख लें, ये कीमोटैक्टिक सब्सटेंसेस जो हैं, ये कीमोटैक्टिक सब्सटेंस, ये जो सर्कल बना हुआ है, ये कीमोटैक्टिक सोर्स है, वो सोर्स है जो कि खींच रहा है अपनी तरफ उस अंधे WBC को, जिसका मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि ल्यूकोट्राइन B4 और जो अमाइनो एसिड था, जिसको जो मेथियोनिन अमाइनो एसिड था, एन फॉर्माइल मेथियोनिन अमाइनो एसिड जो है, वो अपने आप को एक सेंटर बना लेगा, एक मंजिल बना लेगा, और WBC को सिग्नल्स देगा कि आपको यहाँ पे आना है थ्रू सोडोपोडिया। वो एक डिफरेंट प्रोसेस है, ठीक है। ये जो इंक्रीज परमिएबिलिटी है, ये परमिएबिलिटी इंक्रीज करने के लिए बहुत ज़्यादा सोर्सेज होते हैं, जिनमें एक कोलेजिनेसिस का भी अमल दखल है, लेकिन कोलेजिनेसिस का सिर्फ और सिर्फ अमल दखल है मार्जिनेशन में, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स, ये देख लीजिए यहाँ पे वही बात सही है, न्यूट्रोफिल मैक्रोफेज कैन मूव थ्रू द टिश्यूज बाय, एक तो एमीबॉयड मोशन, इसके थ्रू भी जा सकते हैं और कीमोटैक्सिस के थ्रू भी जा सकते हैं।
ठीक है। ये कीमोटैक्सिस मतलब देखें ना, ये केमिकल्स है ना, ये केमिकल्स है। ल्यूकोट्राइन B4 और ये प्रोटीन्स एक केमिकल्स का एक शेप बना लेते हैं, और एक केमिकल्स जो हैं एक स्मेल, एक फ्रेग्रेंस पैदा करते हैं, जिससे WBC वहां तक पहुंच जाता है। अब एग्जैक्टली फ्रेग्रेंस पैदा नहीं करते, लेकिन मैं आपको एक समझाने के लिए, आपको याद करवाने के लिए एक बात बता रहा हूं। तो कौन से दो प्रोसेस हैं? सबसे पहले क्या हुआ, न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस। सबसे पहले याद रखिए ये हुआ कि न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस डायपेडेसिस हुई, मार्जिनेशन हुई, माइग्रेशन हुई। ठीक है, मार्जिनेशन भी नहीं कहना चाहिए, माइग्रेशन कहना चाहिए। माइग्रेशन हुई। माइग्रेशन से क्या हुआ कि वो माइग्रेट कर गए इंट्रावेस्कुलर स्पेस से एक्स्ट्रावेस्कुलर स्पेस में। एक्स्ट्रावेस्कुलर स्पेस क्या है? आपके टिश्यूज, आपके इंटरस्टिशियल टिश्यूज। ठीक है, एक्स्ट्रावर्जेशन हुई, इंटरस्टिशियल टिश्यूज में पहुंच गए। इंटरस्टिशियल टिश्यूज में पहुंचे तो फिर वहां से ल्यूकोट्राइन B4 ने और अमाइनो एसिड्स ने कहा यहां आ जाओ, ये इंफेक्शन है। तो वो दो तरीके से वहां पहुंचे, एक अमीबॉइड मोशन से और दूसरा कीमोटैक्सिस से। और ज्यादा वो कीमोटैक्सिस से ही वहां पे पहुंचते हैं, क्योंकि बहुत एक्सटेंसिव इंफेक्शन होता है और वो सिर्फ अमीबॉइड मोशन से नहीं पहुंच सकते। अच्छा, यहाँ पे ये पता नहीं क्यों इन्होंने C3 को यहाँ जिक्र कर दिए और ऐसे ही एक टॉपिक को इंक्लूड कर दिया, हालांकि वहाँ जिक्र होना चाहिए जहाँ पहले ही आप कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पूरा पढ़ चुके हो। अच्छा चलें, ठीक है, ये देख लें। न्यूट्रोफिल्स माइक्रोफेजेस मेन फंक्शन इज, दोनों का क्या फंक्शन है? फेगोसाइटोसिस। ठीक है, फेगोसाइटोसिस में क्या हो रहा है? इंफेक्शन आ रहा है, डेंड्रिटिक सेल्स, न्यूट्रोफिल्स या फिर ये जो आपके मैक्रोफेजेस हैं, ये क्या कर रहे हैं? उसको एंगल्फ कर रहे हैं। एंगल्फ करके अंदर एक वैक्यूल बना हुआ है, उस वैक्यूल का नाम हमने फेगोसोम दिया हुआ है। फेगोसोम ने उसे खा लिया, मतलब उसने पहले अंदर इंजेस्ट किया, निगला। निगलने के बाद अंदर एक फेगोसोम पड़ा हुआ था। फेगोसोम एक वैक्यूल था, उसने उसको अपने अंदर एनक्लोज कर लिया। एक 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 पूरे के पूरा गुब्बारे के अंदर उसको एनक्लोज कर लिया। उस गुब्बारे के अंदर एनक्लोज करके उसे ट्रैप कर लिया, उस बैक्टीरिया को। ये जो ट्रैप्ड वैक्यूल के अंदर एक फेगोसोम के अंदर बैक्टीरिया है, लाइसोसोम डिटेक्ट कर लेंगे कि ये फेगोसोम ने इस वक्त इसको एंगल्फ किया हुआ है, लाइसोसोम उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। मेरे ख्याल से ये आगे एक्सप्लेन होगा भी, इसकी कोई पिक्चर होगी तो आपको ज़्यादा पिक्चराइज हो जाए तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। एंटीबॉडीज एडहेयर टू बैक्टीरियल मेम्ब्रेन, इसको देख लेंगे, एडहेयर करते हैं बैक्टीरियल मेम्ब्रेन से ताकि वो सिग्नल दे सकें और उनको हेल्प आउट कर सकें आपके न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस को कि इसको एंगल्फ कर लो। ये देखो, ये मेरे पास एक आया हुआ है और ये बैक्टीरिया है, इसको एंगल्फ कर लो। उनको सिग्नल्स देंगे, उनको कॉल मिलाएंगे कि यहाँ पे आइए और इसको एंगल्फ कीजिए। ठीक है, लेकिन एंटीबॉडी ये काम अकेला नहीं करते। एक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है जो लिवर जनरेट कर रहा है आपकी बॉडी में। ठीक है, अब मैं उसके अंदर नहीं जा रहा, वो भी एक बहुत एक्सटेंसिव टॉपिक है, वो भी आपकी इम्यूनिटी में आएगा। ठीक है, और पैथोलॉजी में भी आप पढ़ोगे इंशाल्लाह। एक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम से ही, इस लव से ही आप अंदाजा लगा लिए, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्स योर डिफेंसिव सिस्टम। वो आपकी डिफेंसिव सिस्टम को कॉम्प्लीमेंट करता है, हेल्प आउट करता है, असिस्ट करता है, ताकि आप रिकग्नाइज कर सकें कि ये इन्फेक्शन है, इसको डिस्ट्रॉय करना है। ये ना हो कि आप अपने टिश्यूज को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दें, जो कि ऑटो इम्यून डिजीजेस में होता है और वहां कॉम्प्लीमेंट सिस्टम फेलियर होता है। ये सिलेक्शन करना कि ये देख लीजिए कि ये बैक्टीरिया है और इसको फिर खा लेने के प्रोसेस को, जिसको फेगोसाइटोसिस कहते हैं, इन पूरे अमल को ऑप्सोनाइजेशन कहते हैं। ये जो सिलेक्शन है और ये जो एंटीबॉडी है और ये C3 है, ये जो जाके अटैच हो जाते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल से और सिग्नलाइज करते हैं डिफरेंट डिफेंसिव सिस्टम को कि यहाँ आओ और इसको डिस्ट्रॉय करो। उस वक्त जब ये वहां पे अटैच्ड हैं, उन सेल्स पे ये अटैच्ड है और सिग्नल दे रहे हैं, तो वहां पे इनको ऑप्सोनेंस भी कहते हैं। और उस अमल को जिसमें ये ऑप्सोनेंस को रिकग्नाइज करें और फिर उस सेल को डिस्ट्रॉय कर दें, उसको ऑप्सोनाइजेशन कहते हैं। बल्कि ये देखो, लो एक्सप्लेन भी हुआ होगा। न्यूट्रोफिल्स प्रोजेक्ट सोडियो, ये देख लिया, न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं, एक सोडोपोडिया जो है उसके अगेंस्ट एनक्लोज कर लेते हैं। यूं समझ लो कि न्यूट्रोफिल्स जो है अपने पंजे गाड़ देते हैं चारों तरफ, न्यूट्रोफिल्स उस बैक्टीरियम के। ठीक है, बैक्टीरिया का जो सिंगुलर है वो बैक्टीरियम है। अच्छा, बैक्टीरियम के अराउंड या बैक्टीरिया के अराउंड जो अपने अपने जो है वो पंजे गाड़ देते हैं, जिसको हमने सोडोपोडिया कह दिया। ठीक है, वो पंजे गाड़ के उसके अराउंड अपने आप को एनक्लोज कर लेते हैं कि ये भागे ना, ये कहीं इधर उधर ना चला जाए। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर वो आप देख लीजिए कि वो रिसेप्टर्स जो हैं उसको फेगोसोम के अंदर ले आए। ये रेड देख रहे हैं आप, रेड जो है वो बैक्टीरियम एंगल्फ हुआ थ्रू फेगोसाइटोसिस, फेगोसोम के अंदर आ गया। फेगोसोम के अंदर जब वो आया तो लाइसोसोम ने रिकग्नाइज किया कि हमारे फेगोसोम ऑर्गेनेल ने इस वक्त बैक्टीरिया खा लिया है। लाइसोसोम्स ने
अपने उसके लाइसोसोम ने अपने आप को डीग्रेनुलेट करके उसके अंदर पहुंचाया अपने पार्टिकल्स को, वो सारा डिस्ट्रॉय हुआ। इस पूरे कॉम्प्लेक्स को जिसमें फेगोसोम और लाइसोसोम इकट्ठा एक्ट कर रहे हैं उसको फेगोलाइसोसोम कहेंगे। फिर वो पूरे का पूरा जो फेगोलाइसोसोम है वो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू इस फेगोलाइसोसोम कॉम्प्लेक्स को डिस्ट्रॉय करके इसके डेब्राइज को, डेब्राइज मींस उसके जो एंड पे हमें जो उसके पार्टिकल्स मिले हैं, जो उसके टुकड़े मिले हैं, डिस्ट्रॉयड टुकड़े को एक्सोसाइटोसिस के थ्रू उस सेल से बाहर निकाल देगा, मैक्रोफेज से या न्यूट्रोफिल से बाहर निकाल देगा। और इस तरह से हमने बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर दिया। दैट वाज एक्चुअली फेगोसाइटोसिस। ठीक है, मैक्रोफेज ज्यादा पावरफुल होता है देन न्यूट्रोफिल, दैट्स व्हाई इट इज आवर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन innate immunity। फेगोसाइटोसिस एज मैनी एज 100 बैक्टीरिया को ये फेगोसाइटोस कर सकता है, और ये हर तरह के लार्जर पार्टिकल को फेगोसाइटोस कर सकता है। न्यूट्रोफिल अपने आप को, बल्कि ये पीछे लिखा भी हुआ है, ये नीचे देखिए, सिंगल न्यूट्रोफिल कैन यूजुअली फेगोसाइटोस 3 to 20 बैक्टीरिया, यहां देखिए 100 बैक्टीरिया, तो हमें पहले ही पता चल गया कि वो ज्यादा एक्टिवेटेड है। ठीक है, और नीचे एक और बात लिखी हुई है, न्यूट्रोफिल्स आर नॉट कैपेबल ऑफ फेगोसाइटिसिंग पार्टिकल्स मच लार्जर देन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से बड़े पार्टिकल्स को ये डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता न्यूट्रोफिल, बट मैक्रोफेज कर सकता है। ठीक है, यू कैन सी हियर, यहाँ पे बताया गया है कि इसके ये भी हिस्से हैं। प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स वो होते हैं जो प्रोटियोलाइसिस करवाते हैं उन प्रोटीन्स का जो सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया में मौजूद होते हैं। लाइपेजेस जो हैं वो लिपोप्रोटीन्स को तोड़ते हैं। ठीक है, इनका भी होना बहुत ज़रूरी है। सेल वॉल जो बैक्टीरियल डिस्ट्रॉय, जो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने का अमल है, फिनोमेना है उसमें, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वो हैं जो उसके अंदर से जो आपके इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे या उसके अंदर से जो भी एनर्जी निकलेगी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो रिसीव कर लेंगे और अपने अंदर स्टोर कर लेंगे, और आगे फेगोसाइटोसिस की मदद में जो एनर्जी चाहिए होगी तो वो प्रोवाइड कर देंगे। मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम, जिसको रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम भी कहते हैं। अच्छा, ये जो मोनोसाइट, इसको मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट सिस्टम भी कहते हैं वैसे, या मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइटिक सिस्टम भी, एमपीएस भी कहते हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सिस्टम। और कुछ बुक्स में कहीं कंफ्यूज ना हो जाना, मैक्रोफेज सिस्टम भी कहा जाता है इसको। इसके इतने सारे नाम इन्होंने पता नहीं क्यों रख दिए हैं। अच्छा, इट कंसिस्ट ऑफ ऑब्वियसली मैक्रोफेज सिस्टम या मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट सिस्टम। इसी से अंदाजा लगा लो कि इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट, फेगोसाइटिक सेल्स। फेगोसाइटिक सेल्स कौन से हैं? मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस। ठीक है, और इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं स्प्लीन और लिम्फ नोड्स को भी। ठीक है, ये जो मैक्रोफेजेस हैं ना, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इनके डिफरेंट नेम्स हैं मैक्रोफेजेस के डिफरेंट जगहों पे। ठीक है, अगर ये लिवर में है तो इनको हम कप्फर सेल्स कह देते हैं। ठीक है, अगर ये एडिपोज टिश्यूज में है तो हम इन्हें एडिपोज टिश्यू मैक्रोफेज कह देते हैं। ठीक है, अगर ये पल्मोनरी में है, लंग्स में है, इनको हम एल्व्यूलर मैक्रोफेज या डस्ट सेल्स भी कहीं लिखा हुआ होगा, कंफ्यूज ना होना उससे। लिम्फ नोड्स में है तो कहते हैं हम ये साइनस हिस्टियोसाइट्स हैं। ठीक है, स्किन और म्यूकोजा में तो मेरे ख्याल से नाम था इनका लैंगर, हाँ लैंगरहैन सेल्स इनका नाम। कनेक्टिव टिश्यूज में अगर ये हैं तो हम इनको टिश्यू मैक्रोफेजेस कहते हैं। ये कुछ जगहों पे हम इनको कहते हैं कि ये जाइंट सेल्स बन जाते हैं। नर्वस सिस्टम में है, मैंने पहले बताया था माइक्रोग्लाया सेल्स भी हैं। प्लेसेंटा में हॉफबार सेल्स कह देते हैं। किडनी में हम इनको मेसेंजियल सेल्स कह देते हैं। ग्रेनुलोमास में एपिथेलॉइड सेल्स कह देते हैं। और मेरे जहन में और कोई नहीं आ रहा। अब पेरिटोनियल कैविटी में सिंपली पेरिटोनियल मैक्रोफेजेस कह देते हैं इनको हम। ठीक है, सो फिर ये डिफरेंट नेम्स हैं डिफरेंट जगहों पे मैक्रोफेजेस के। ठीक है, लेकिन मोस्टली हम कप्फर सेल्स जो लिवर में बनते हैं, हम कप्फर सेल्स का बहुत ज़्यादा सुनोगे आप। ठीक है, तो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम जो है, ये सारे का जो सारा जो सिस्टम है, ये ऑब्वियसली मैक्रोफेजेस और मोनोसाइट्स पे बना हुआ है। और इनका क्या काम है? ठीक है, इनका काम ये है कि एक तो ये ऑब्वियसली आप डिस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, उन आप क्या, मैंने वो क्या बताया था कि कब्रिस्तान है आपका, जो स्प्लीन है वो कब्रिस्तान है आरबीसीज का। तो आरबीसीज जो आरबीसीज जो हैं जो कि ठीक काम नहीं कर रहे और उनके 120 दिन पूरे हो गए, उनको डिस्ट्रॉय करेंगे। और प्लाज्मा प्रोटीन्स को भी बनाते हैं, बाइल पिगमेंट्स को भी बनाते हैं, कफर सेल्स के बहुत ज़्यादा और काम, जैसे जो जो मैक्रोफेज जहाँ जहाँ काम कर रहा है उसका वहाँ वहाँ पे डिफरेंट फंक्शन है, लेकिन सब फेगोसाइटिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जहाँ नेसेसरी होता है। ठीक है, इवन आयरन स्टोरेज में भी इनका काम है। ठीक है, एक कंपोज्ड ऑफ मोनोसाइट्स, मोबाइल मैक्रोफेजेस, मिक्स्ड फाइबर मैक्रोफेजेस। जो मोबाइल मैक्रोफेजेस कौन से हैं? जो ब्लड में घूम रहे हैं, जिनका फाइगोसाइटिक काम है।
और जो फिक्स्ड हैं वो कौन से हैं? मैंने अभी आपको क्या कहा, लिवर में कप्फर सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस, वो फिक्स्ड है, वो लिवर में ही रहेंगे, बाहर वो जाते ही नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनमें फेगोसाइटिक एक्टिविटी नहीं है, उनमें भी है, लेकिन वो फिक्स्ड हैं, लिवर के साथ अटैच्ड हैं। इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन ना एक बहुत ही एक्सटेंसिव टॉपिक है, ठीक है। और लेकिन इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये है कि इन्फ्लेमेशन ना एक्चुअली आपके डिफेंसिव सिस्टम का एक हिस्सा है, ठीक है। बड़ा ही रॉन्ग कॉन्सेप्ट था बचपन में हम लोगों का कि वो हो उसको उसकी उंगली सूज गई है जी, उसको डंडा पड़ा है, उंगली सूज गई है, वो बड़ा काम खराब हो गया। हालांकि उंगली सूजना या कोई भी चीज का सूज जाना चोट के बाद, ये आपका डिफेंसिव मैकेनिज्म है। अगर ये नहीं सूज रहा तो इसका मतलब है आपकी इम्यूनिटी काम नहीं कर रही, तो सूज जाना बहुत अच्छी चीज है। इन्फ्लेमेशन के दो प्रोसेसेस हैं, एक वेस्कुलर इवेंट्स हैं और एक सेलुलर इवेंट्स हैं, ठीक है। वेस्कुलर इवेंट्स में सबसे पहले ये होता है कि वेसोडाइलेशन होती है और परमिएबिलिटी जो है आपकी वेजल्स की वो बढ़ जाती है, ताकि बहुत सारी चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल परमिएबिलिटी बढ़ी है तो ही तो डब्ल्यूबीसीज बाहर निकल के इन्फेक्शन के साथ लड़े हैं, वरना लड़ते नहीं, लड़ सकते ना, वरना वो तो बाहर निकल ही नहीं सकते। ये इन्फ्लेमेशन ने ही तो सिग्नल दिए हैं, कोलेजिनेसिस को एक्टिवेट किया कि परमिएबिलिटी इंक्रीज करो भाई, कॉन्ट्रैक्शन करो, रिट्रैक्शन करो एंडोथेलियल सेल्स की, ताकि हम बाहर निकल सकें और हम पहुंचे उस इंफेक्शन तक इंटरस्टिशियल टिश्यू में। क्योंकि हम वेजल के अंदर बंद रहेंगे तो टिश्यूज को कौन संभालेगा? वहां जो इन्फ्लेमेशन हुई हुई है वहां जाके डिफेंसिव मैकेनिज्म कौन काम करेगा? देखिए, इन्फ्लेमेशन का सिर्फ काम ये नहीं है कि वो वहां जाके बैक्टीरियाज को मारे, इन्फ्लेमेशन का काम ये भी है कि वो जाए, अगर फॉर एग्जांपल एक डंडा पड़ा है किसी के हाथ पे और वहां पे अब एक टिश्यू नेक्रोज हो गया, डेड हो गया, उस एंडोथेलियल सिस्टम को भी तो हमने वहां से मूव करना है ना, हमने पेवमेंट देनी है, प्लेटफॉर्म देना है न्यू एंडोथेलियल रिप्लेसमेंट को, न्यू स्किन को, कि वो आके बने। अगर वहां पे डेड स्किन पड़ी रहेगी तो आपको लगता है कि रिप्लेस हो सकेगी न्यू स्किन से? नहीं। तो उस डेड स्किन को भी वहां से रिमूव करना आपके मैक्रोफेजेस का काम है, ठीक है, आपके डब्ल्यूबीसीज का काम है, ताकि वो पेवमेंट दें, प्लेटफॉर्म दें कि आओ आओ नई स्किन आ जाए, नए रेटिकुलर, नए जो हैं वो एंडोथेलियल सेल्स आए और वो एंडोथेलियल सेल्स आके यहाँ पे आए और नई स्किन बन जाए, ठीक है। तो ये भी इम्यूनिटी का हिस्सा है। सो फिर कौन कौन से इवेंट? दो इवेंट्स मैंने आपसे कहा कि इन्फ्लेमेशन के दो इवेंट्स हैं, एक वेस्कुलर चेंजेस है, एक सेलुलर इवेंट्स है। सेलुलर इवेंट्स में अभी हमने एक डायपेडेसिस की बात की, वो सेलुलर इवेंट का हिस्सा है। दो तीन हिस्से हैं, एक है कि सबसे पहले मार्जिनेशन होती है व्हाइट ब्लड सेल्स की, वो मार्जिनेट करते हैं और वेजल वॉल के साथ अटैच होते हैं। वेजल वॉल के साथ अटैच होने के बाद वो रोलिंग करते हैं, वो अपने आप को गोल गोल घूमते हैं अपने एंडोथेलियल सिस्टम के ऊपर। एंडोथेलियल सिस्टम के ऊपर घूमने के बाद फिर वो माइग्रेट कर जाते हैं टुवर्ड्स इंटरस्टिशियल टिश्यू। इन सब चीज़ों की एक प्रॉपर रीजंस हैं और प्रोसेसेस हैं और छोटे छोटे एंजाइम्स हैं और बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन वो यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किए जा सकते, ठीक है। सो फिर वेस्कुलर चेंजेस हैं, सेलुलर इवेंट्स हैं। देखें, इसमें एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, इसमें डिफरेंट जो डिफरेंट सेल्स हैं वो हिस्सा लेते हैं और वो मैं आगे आपको डिस्क्राइब कर दूंगा। तो वेस्कुलर चेंजेस में हिस्टामीन का भी हिस्सा है, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 का भी हिस्सा है, नाइट्रिक ऑक्साइड का भी हिस्सा है। ये तीनों क्या करते हैं? ये तीनों के तीनों जो है वेजोडाइलेशन करवाते हैं। वेजोडाइलेशन से क्या, फॉर एग्जांपल ये कहाँ करवा रहे हैं वेजोडाइलेशन? ये इन्फ्लेमेशन की बात हो रही है। इन्फ्लेमेशन के दो इवेंट्स हैं, वेस्कुलर इवेंट्स और सेलुलर इवेंट्स, ठीक है, मैंने पहले भी बताया। तो वेजोडाइलेशन करने से क्या होगा भाई? एक जगह इन्फ्लेमेशन हुई है, वहां हमने वेजोडाइलेट करके करना क्या है? वेजोडाइलेट करोगे तो सेल्स वहां पहुंच पाएंगे। हाँ, वेजोडाइलेट करोगे तो एक फौज आएगी सेल्स की, डब्ल्यूबीसीज की, प्लेटलेट्स की, जिस जिस चीज की जरूरत है, इम्यून सेल्स की, एंटीबॉडीज की, मैक्रोफेजेस की, न्यूट्रोफिल्स की, लिम्फोसाइट्स की, ये सारी फौज ने जो आना है, इस फौज के लिए पहले सड़क बड़ी बनाओगे तो पहुंचेंगे। तो सड़क बनाने के लिए वेजोडाइलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो वेजोडाइलेशन होगी तो वहां पे वो सब कुछ पहुंचेंगे। और फिर सेल्स का रिट्रैक्ट करना जरूरी है। सेल्स का अपने आप को, एंडोथेलियल सेल्स में एक एक फंक्शन होता है कि वो अपने आप को छोटा कर लेते हैं, ठीक है, वो अपने आप को छोटा करते हैं, रिट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं कि जैसे हम कहते हैं ना, हमने कश्मीर डे पे हमने हाथों की जंजीर बनाई, वो हाथों की जंजीर इन्हीं एंडोथेलियल सेल्स ने भी हाथों की जंजीर बनाई हुई होती है, ठीक है। ये अपने किसी को वहां से गुजरने नहीं देते, ठीक है। अगर ये वहां से किसी को गुजरने ना दें एंडोथेलियल सेल्स, तो आपको लगता है कि जो बड़े बड़े प्रोटीन्स जो हमें चाहिए वो प्रोटीन्स वहां से गुजर पाएंगे? लार्जर प्रोटीन्स जो हैं वो डायपेडेसिस से नहीं जा सकते। उनके लिए इन एंडोथेलियल सेल्स का, ये जो हाथों की जंजीर एंडोथेलियल सेल्स ने बनाई हुई है, उनका टूटना जरूरी है। तो वो फिर इनकी
हिस्टामीन और ब्रेडिकाइनिन और ग्लूटाथायोन B4 की मदद से ना यूं होता है कि इनकी मदद से वो जंजीर अपनी तोड़ देते हैं, अपने हाथों को रिट्रैक्ट कर लेते हैं, अपने हाथों को बंद कर लेते हैं, एल्बो जॉइंट पे अपने हाथों को, ये जो जंजीर हाथों की बनाई हुई थी, अपने हाथों को रिट्रैक्ट कर लेते हैं, अपने हाथों को फ्लेक्स कर लेते हैं, ठीक है, एडक्ट कर लेते हैं। उनकी एडक्शन की वजह से फिर एक गैप कायम होता है, ठीक है, वो गैप कायम होता है, उसमें से फिर प्रोटीन्स अपने आप को बीच में से स्पिल आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं, इंटरस्टिशियल टिश्यूज में जाते हैं, और जब इंटरस्टिशियल टिश्यूज में इतना ब्लड और इतना कुछ बन पहुंचेगा तो फिर सोजन होगी। वो जो आप कहते हैं ना डंडा लगा है वो स्वोलन हो गया है, ये जो स्वोलन हुआ है ये आपका डिफेंसिव मैकेनिज्म था। एंडोथेलियल सेल्स ने अपने आप को रिट्रैक्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, फ्लेक्स कर लिया अपने बाजुओं को। उन्होंने जो फ्लेक्शन की है उसकी वजह से सारा ब्लड जो है वो इंटरस्टिशियल टिश्यूज में जा रहा है, और उस ब्लड का वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। वो ब्लड वहां पहुंचेगा तो ही तो ये सारे सेल्स पहुंचेंगे और आपका डिफेंसिव सिस्टम स्टार्ट होगा। एक्चुअली ये सारी बातें आगे भी आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ भी करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि समझाऊं फिर कैसे आपको सारी बातें। अच्छा जी, ये हाँ ये देख लीजिए, ये वही प्रोसेसेस एक्सप्लेन हुए हैं थोड़े थोड़े, ठीक है। फिब्रिनोजिन वाली बात एक्सप्लेन हुई है। फिब्रिनोजिन क्यों एक्सप्लेन है ये यहाँ पे पढ़ लीजिए। फिब्रिनोजिन का बीच में क्या काम है, ये वॉलिंग इफेक्ट करता है, ये वॉल बना देता है ताकि इन्फेक्शन पूरी बॉडी में ना चला जाएगा, पूरी बॉडी में चला जाएगा तो डिफरेंट विजरास में जाएगा, डिफरेंट विजरास में जाएगा तो हमें बहुत सवियर एंटीबायोटिक्स देनी पड़ेंगी उस पेशेंट को उस इन्फेक्शन से बाहर निकालने के लिए। डिफरेंट जगहों पे मैक्रोफेजेस के क्या नेम्स हैं ये लिखे हुए हैं, मैंने तो पता नहीं शायद ज़्यादा बता दिए, चलो। अच्छा देख लीजिए, ये बल्कि इसको नहीं, यहाँ पे देखिए, ये देख लें जी। टिश्यू मैक्रोफेज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, न्यूट्रोफिल सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। व्हाई? बिकॉज न्यूट्रोफिल बैक्टीरिया से बड़े एजेंट्स का फेगोसाइटोज नहीं कर सकता, इसलिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमेशा मैक्रोफेज को रखा गया है। अल्लाह ताला की हर चीज़ में बड़ी हिकमत है, बड़ी साइंस है। सेकंड मैक्रोफेज, फिर दोबारा मैक्रोफेज को अल्लाह ताला बीच में लेके आए हैं। अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, एक दफ़ा अगर इम्यूनिटी में मैक्रोफेजेस जो हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहे तो दोबारा इनको लेके आओ। हम एडेप्टिव इम्यूनिटी को यूज़ ना करें, जब तक हम इननेट से लड़ सकते हैं हम इननेट से लड़ें। हम अपनी जो हमारा लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, लास्ट लाइन ऑफ रिजल्ट है जो हमारा, उसको हम ना छेड़ें। जैसे हम ये कहते हैं कि हम पहले पुलिस जाती है, पुलिस से जब काम नहीं होता तो फौज जाती है, फौज जाती है तो डिफरेंट ब्रिगेड्स जाती हैं, जब वो नहीं जाती तो हम एंड पे एसएसजी कमांडोज को बुलाते हैं, क्योंकि वो हमारा लास्ट लाइन ऑफ रिजल्ट है, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। उसके बाद हमारे पास कोई डिफेंसिव सिस्टम नहीं है, तो फिर ये एंड पे हमारे पास फिर एडेप्टिव इम्यूनिटी बचती है, फिर हम उन कमांडोज को बुलाते हैं कि भाई आप आओ, हमारे से ये काम नहीं हो पा रहा, ठीक है। और फिर इन सर्टेन कंडीशंस में जो फोर्थ लाइन ऑफ डिफेंस वो ये क्या है, वो ये है कि बहुत ज्यादा बनाई जाओ, ज्यादा बना लो। ये जो ज्यादा बनेगा और ये फोर्थ लाइन ऑफ डिफेंस आएगी, ये जब हमारी सीबीसी पे आएगी, जब हम देखेंगे एक पेशेंट का ब्लड टेस्ट करवाएंगे और हम देखेंगे उसके ग्रेनुलोसाइट्स, मोनोसाइट्स और उसके न्यूट्रोफिल्स बढ़े हुए हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स उसके ओवरऑल बढ़े हुए हैं, तो हम कहेंगे लो जी अच्छा, इसका मतलब है इसकी बॉडी में इंफेक्शन चल रहा है। यूसिनोफिल्स, इसके बारे में याद रखिए कि ये सारा हेलमिंथ पैरासाइट्स और एलर्जन के अगेंस्ट लड़ाई करता है। इसका एक डिफरेंट प्रोसेस है। ये देख लें, ये वीक फेगोसाइट है, ऑब्वियसली ये भी फेगोसाइट है लेकिन वीक है। पैरासिटिक इन्फेक्शंस, हेलमिंथ्स और एलर्जेंस के अगेंस्ट इसने लड़ना होता है। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में इसका बहुत रोल है, आगे इंशाल्लाह पैथोलॉजी में पढ़ोगे। रिलीज सब्सटेंसेस एज हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, हाई रिएक्टिव फॉर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, मेजर बेसिक प्रोटीन, ये ऐसे सब्सटेंसेस को रिलीज करता है जिसकी वजह से ये डिस्ट्रॉय कर सकता है उन फेगोसाइटिक एलर्जेंस को जो ये एंगल्फ कर लेता है, ठीक है। ये देख लीजिए, ये जो आईजीई का ये एफसी पोर्शन बना हुआ है, आईजीई है क्या? आईजीई रिलीज कर आपकी जो मास्ट सेल्स हैं, आईजीई मास्ट सेल से जाके अटैच होगा और उसका जो एफसी पोर्शन है, ये वो एफसी पोर्शन जो है आईजीई का, ये एक्चुअली एक रिसेप्टर का काम करेगा। फॉर एग्जांपल, अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले क्या बात की थी कि एंटीबॉडीज जो हैं वो जाके अटैच हो जाएंगी कहाँ, जाके अटैच हो जाएंगी उस सेल से जो इन्फेक्ट कर रहा है, जिसको हमने डिस्ट्रॉय करना है। आईजीई वहां जाके डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है। आईजीई वहां जाके अटैच होगा, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया से अटैच होगा। फिर जो एफसी रिसेप्टर है आपके इयोसिनोफिल का, वो जाके आईजीई के एफसी रिसेप्टर के साथ जाके अटैच हो जाएगा और फिर डिस्ट्रॉय कर देगा, फेगोसाइटोस कर लेगा उस सेल को जो जो इन्फेक्ट कर रहा था। जैसे कि हमने इस सूरत हाल में देखा कि इयोसिनोफिल पैरासिटिक इन्फेक्शंस को एंगल्फ करता है। तो कोई पैरासाइट है, कोई हेलमिंथ इन्फेक्शन है, हमने देखा कि उसके ऊपर आईजीई जाके अपने आप को अटैच करेगा, सिग्नलाइज करेगा एफसी पोर्शन को, जो इयोसिनोफिल के रिसेप्टर का एफसी पोर्शन को सिग्नल्स देगा, वो जाके एफसी पोर्शन ऑफ आईजीई के साथ अटैच होगा, ये अटैच होंगे और फेगोसाइटोस कर लेंगे उस पैरासिटिक इंफेक्शन को।
इसलिए जब एलर्जिक रिएक्शंस बड़े होते हैं आपकी बॉडी में, जैसे एजदमा है, एजदमा में अगर किसी पेशेंट का एक्सरबेशन हुई भी हो एजदमा की, हम उसकी सीबीसी करवाएं। एक्सरबेशन का मतलब होता है कि एक्यूट इमरजेंसी हो या कोई एक्यूट प्रेजेंटेशन हो, ठीक है, कोई एक्यूट रिएक्शन हुआ हो। अगर कोई एक्सरबेशन हुई भी है एजदमा में, ठीक है, एक्यूट अटैक आया है एजदमा का, उस एक्यूट अटैक में आप जाके फौरन से सीबीसी करवाएं तो आप ईओसिनोफिल्स देखिएगा वो कितने बड़े होंगे, अगर वो एलर्जेंस की वजह से है, क्योंकि मोस्टली अटैक जो है एजदमा में एलर्जेंस की वजह से होता है। और एलर्जेंस का बेसिक अटैकिंग विजरा कौन सा है? आपके लंग्स। एलर्जन ज्यादा पसंद करते हैं लंग्स को अटैक करने में, ठीक है। सो एजदमा कहाँ होता है? लंग्स में, ठीक है। तो एजदमा में अगर आप एक्यूट एजदमा अटैक देखें किसी पेशेंट का, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि अगर आप उसके सेल्स आप जब उसके करवाएंगे, टेस्ट करवाएंगे, तो आपको यूसिनोफिलिया मिलेगा, मींस यूसिनोफिल्स बहुत बढ़े हुए मिलेंगे, क्योंकि वो एलर्जन के अगेंस्ट लड़ाई कर रहे होंगे। फिर अगर ये क्यों इंपॉर्टेंट है देखना, अगर यूसिनोफिल्स की वजह से नहीं हुआ तो फिर हम बाकी चीजें रूल आउट करना शुरू कर देंगे। हम कहेंगे ये इसकी वजह से नहीं हो रहा, कोई और मसला हो सकता है, वेगनर्स ग्रेनुलोमेटोसिस हो सकता है, चर्क स्ट्रॉस सिंड्रोम हो सकता है, पोलीआर्टराइटिस नोडोजा हो सकता है, कोई पल्मोनरी हेमरेज की रीजन हो सकती है, कोई भी और सांस के जैसे सिंपल कोल्ड हो सकता है, ठीक है, कोई और एलर्जन हो सकता है जिसकी वजह से ये हो रहा हो और जो कि ईओसिनोफिल्स को एक्टिवेट नहीं कर रहा। कुछ ऐसे एलर्जेंस हैं जो ईओसिनोफिल्स डिटेक्ट नहीं कर पाता, मे बी उसकी वजह से हो रहा हो, ठीक है। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो ईओसिनोफिलिया है या नहीं है। ये देख लीजिए उनका क्या काम है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, एलर्जिक रिएक्शंस में क्या करता है ईओसिनोफिल्स, उसका ये काम लिखा हुआ है। ईओसिनोफिल्स यहाँ पे देख लीजिए, जो मास सेल्स हैं, अब हम मास सेल्स जो है, अभी मैंने आपसे क्या बात की थी कि जो मास सेल्स हैं उनका ये काम है कि वो देखें, मास सेल्स और बेसोफिल्स जो दोनों हैं ना, ये इन्फ्लेमेशन इंड्यूसिंग एजेंट्स रिलीज करते हैं। कौन से? ये लिखे हुए हैं, हेपरिन, हिस्टामिन, ब्रेडिकाइनिन। ये इन्फ्लेमेशन इंड्यूसिंग चीजें हैं जो इंड्यूस करते हैं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले वेस्कुलर इवेंट्स में बताया था कि हिस्टामिन और ब्रेडिकाइनिन दोनों वेजोडाइलेशन करवाते हैं, बट जब ये बहुत ज्यादा रिलीज हो जाएंगे तो फिर ये हमारे लिए बहुत डिस्ट्रॉइंग होंगे, हमारे लिए ठीक नहीं होगा फिर। तो इनकी चीज़ों को, इनके रिएक्शंस को रोकने के लिए, एक हद तक लिमिटाइज करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है यूसिनोफिल्स को, इनोसिनोफिल्स की। वो फिर क्या करता है? वो डिटॉक्सिफाई करता है इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स को, ठीक है। यूसिनोफिल्स जो है वो फिर लिमिटाइज करता है इनके एक्स्ट्रा एग्जेजरेटेड इफेक्ट्स को, ठीक है, यूं कर लो। दैट्स व्हाई दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एलर्जिक रिएक्शंस एज वेल, ठीक है। ल्यूकोपीनिया, इनके बारे में भी हम बात करते हैं, ठीक है। और यूसिनोफिल्स के बारे में और कोई बात की जा सकती है? मेरे ख्याल से तो काफ़ी बात कर ली है यूसिनोफिल्स के बारे में। इनका फंक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। इनका जो फंक्शन है आपको डिटॉक्सिफाई, और हमने जो पढ़ा है मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ पे इतना लिखा हुआ है, इससे ज़्यादा मैं बात करूँगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी शायद फिर। मास सेल्स के बारे में, मास सेल का फंक्शन क्या है, मास सेल का मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूँ, क्योंकि मास सेल यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं है। मास सेल का थोड़ा सा फंक्शन ये है कि जब सबसे पहले एक एलर्जन आता है आपकी बॉडी में, ठीक है, आपका एलर्जन आता है और एलर्जन जो है वो रिकग्नाइज करती है आपकी बॉडी। जब वो रिकग्नाइज करेगी तो क्या होगा? फॉर एग्जांपल रिकग्नाइजेशन होगी, अडेप्टिव इम्यूनिटी, बहुत ज़्यादा एलर्जन आ गए हैं, अडेप्टिव इम्यूनिटी एक्टिवेट होगी। अडेप्टिव इम्यूनिटी में एलर्जेंस के लिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी, स्पेसिफिकली एलर्जेंस के लिए इम्यूनोग्लोबुलिन ई जो है वो काम करती है, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन ई जाके अटैच होगी आपके मास्ट सेल पे। इम्यूनोग्लोबुलिन ई जो है वो मास्ट सेल पे भी जाके अटैच होगी, और इम्यूनोग्लोबुलिन ई जो है वो उन एलर्जेंस पे भी जाके अटैच होगी जो एलर्जिक रिएक्शन कॉज कर रहे हैं आपके लंग्स में, ठीक है। मैंने आपसे भी कहा कि बेसिक अटैकिंग विजरा जो है वो आपके एलर्जन का आपके लंग्स हैं। एलर्जन आया, अडेप्टिव इम्यूनिटी एक्टिवेट हुई, बी सेल्स एक्टिवेट हुए जिनको बी लिम्फोसाइट्स भी कहोगे, प्लाज्मा सेल एक्टिवेट हुए, प्लाज्मा सेल ने अपने आप को डिफरेंशिएट किया इम्यूनोग्लोबुलिन ई में, इम्यूनोग्लोबुलिन ने जाके अपने आप को अटैच किया कहां पे? अटैच किया उस एलर्जन की सेल वॉल पे। उस सेल वॉल पे उसने अपने आप को अटैच किया, और फिर जो बीच में मास्ट सेल घूम रहे थे, आईजी उस पर भी अटैच हो जाता है और आईजी नहीं भी अटैच होता, लेकिन कहा यह जाता है कि आईजी उन पर भी जाके अटैच होंगे।
फिर एफसी पोर्शन ऑफ आईजी, इन दोनों आईजीज ने एक दूसरे को सिग्नल देने हैं और इन दोनों ने एक दूसरे के साथ अटैच करना है। तो मास्ट सेल को आईजीई ने एट द एंड अटैच करना है, किसके साथ अटैच करना है? आपके एलर्जन के साथ। जब वो अटैच करेगा तो मास्ट सेल्स डीग्रेनुलेट होंगे। मास्ट सेल जब डीग्रेनुलेट होंगे तो वो अपने आप को क्या, हेपरिन, हिस्टामिन और ब्रेडिकाइनिन रिलीज करेंगे। चलो इतनी बात काफी है। चलो ये तो मैं बताना मुझे लग रहा था कि इंपॉर्टेंट है, मुझे कुछ कमी लग रही थी। मैंने कहा मास्ट सेल को हमने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बात नहीं की इसके बारे में। ल्यूकोपीनिया क्या है? डब्ल्यूबीसीज कम से कम बनेंगे, यहाँ पे देख लीजिए ल्यूकोपीनिया क्या है, उसकी वजह से किन किन रीजंस की वजह से हो सकता है ये देख लीजिए। ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोपीनिया क्या था? वाइट ब्लड सेल्स का कम बनना। ल्यूकोसाइटोसिस क्या है? ज़्यादा बनना। कितने सारे वाइट ब्लड सेल्स के हिस्से हैं हमें पढ़ा? न्यूट्रोफिल्स बट ज़्यादा होंगे, न्यूट्रोफिलिया कहलाएंगे। लिम्फोसाइट ज़्यादा होंगे, लिम्फोसाइटोसिस कहलाएंगे। मोनोसाइट ज़्यादा होंगे, मोनोसाइटोसिस कहलाएंगे। पढ़ लीजिए इसको। ये सारे सेल्स की जो हैं वो जो पेरिफेरल ब्लड स्मेल पे उनकी टाइप्स हैं। ल्यूकीमिया क्या बात करते हैं हम ल्यूकीमियास की? देखें हमने पहले एक बात पढ़ी थी एनीमियास के बारे में, एनीमिया पढ़ा था, अब हम पढ़ते हैं ल्यूकीमिया। एनीमिया में तो सेल बन ही नहीं रहे थे ना, और ये प्लास्टिक में तो कोई भी सेल नहीं बन रहा था, राइट। ये प्लास्टिक एनीमिया में तो हमने कहा कि तीनों की तीनों ब्लड सेल लाइंस जो हैं वो ड्रॉप हो जाएंगी। यहाँ पे हम बात करते हैं ल्यूकीमियास की। ल्यूकीमियास में एबनॉर्मली हाई ब्लड सेल्स बनेंगे, ठीक है। ये ब्लड सेल्स सारे के सारे मैच्योर नहीं होंगे, इसलिए मैंने आपको जो ब्लड सेल्स पढ़ा रहा था तो मैंने आपसे कहा था कि जो ब्लड सेल्स होते हैं कि जिनमें बहुत ज़्यादा जो नॉर्मल डेवलपमेंट हो रही होती है तो इतने ज़्यादा सेल्स बन रहे होते हैं कि कुछ सेल्स स्पेल आउट हो जाते हैं और वो बहुत प्री मेच्योरली स्पेल आउट हो जाते हैं और उनको हम ब्लास्ट सेल्स भी कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया हो या क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया हो या एक्यूट क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमियाज हो, इन सब में आपको ब्लास्ट सेल्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। सो फिर ल्यूकीमियाज को हम जब पेरिफेरल ब्लड स्मेयर करवाते हैं तो हमें उनमें ब्लास्ट सेल्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए कि इंक्रीज अमाउंट ऑफ लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमियाज में क्या होगा कि आपको इंक्रीज लिम्फाइड सेल्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे। माइलोजिनस ल्यूकीमियाज में आपको वाइट ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। इफेक्ट क्या होगा? ये इफेक्ट्स देख लें जी, ल्यूकीमियाज के जो है वो इफेक्ट्स क्या होंगे बॉडी पे, आप देख लीजिए यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे एक डायग्राम भी दी गई है, इनको देख लीजिए, ठीक है। हाँ, इजी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सिस्टेमिक वेट लॉस, वेट, ये सारा कुछ अगर आप पढ़ लो ना, अगर आपको एक आपको मैं फंक्शंस बता चुका हूँ तो आपको रिलेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सिस्टेमिक वेट लॉस, फीवर, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस क्यों हो रहे हैं? डब्ल्यूबीसीज काम नहीं कर रहे, मतलब डब्ल्यूबीसीज हैं तो सही, फंक्शन नहीं कर सकते, मेच्योर नहीं है। इजी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, आरबीसी हैं, मेच्योर नहीं है, काम नहीं कर रहे। इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्यों? डब्ल्यूबीसी है, काम नहीं कर रहा, इन्फेक्शन को खा ही नहीं रहा, ठीक है। इन्फेक्शन को फेगोसाइटोज ही नहीं कर रहा बैक्टीरियाज को, ठीक है। तो ये हर चीज़ को अगर आप पढ़ें तो ये सारी की सारी जो है ये देखें। नाइट स्वेट्स, इजी ब्लीडिंग एंड ब्रूजिंग, पर्पलिश पैचेस ऑफ और स्पॉट्स, ये स्किन पे ऐसे क्यों है? क्योंकि छोटी छोटी जगहों पे ब्लीडिंग्स हो रही हैं, बिकॉज प्लेटलेट्स काम नहीं कर रहे, वो क्लॉट नहीं कर रहे। चलें जी, ठीक है, यहाँ तक हम आज के लिए कंप्लीट करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।